The moon revolves around the earth 13 times in an year. If the ratio of sun earth distance to earth moon distance is 392, then find the ratio of masses of sun and earth will be. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, बट वो एक साल में 13 टाइम्स जो है रिवॉल्व करता है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक तो अर्थ और सन का सिस्टम है बेटा, है ना, यहाँ पे देखो तीन चीज़ें बोली हुई हैं, सन, अर्थ और मून ना। तो पहले मुझे बताओ अर्थ और सन का जो सिस्टम है उसका टाइम पीरियड की बात करें, इन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन अगर हम लिखें तो वो बेटा अपने पास होता है 1 ईयर ना। और अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखूँ, है ना, मून जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है तो 13 टाइम्स इन एन ईयर है। यानी अगर उसका टाइम पीरियड लिखूँ तो क्या वो 1/13 ईयर हो जाएगा ना। 13 चक्कर लगाता है एक साल में, तो एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा 1/13। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है केप्लर्स के जो थर्ड लॉ है, केप्लर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² ना, और यहाँ पे आता है r³ डिवाइडेड बाय gm, है ना। ये m बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द प्लैनेट होता है। जिस प्लैनेट के सराउंडिंग में कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है वहाँ पे इसका मास रखना होता है। जैसे मान लो मून अर्थ के सराउंडिंग में मूव कर रहा है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिख देंगे, अगर अर्थ सन के सराउंडिंग में मूव कर रही है तो यहाँ पे मास ऑफ सन लिख देंगे ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ अगर मैं दो सिस्टम लूँ यहाँ पे, है ना, दो सिस्टम कौन सा है, एक मून और अर्थ वाला और दूसरा अर्थ और सन वाला, तो मैं बेटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हमें यहाँ पे लिखना है दो सिस्टम के लिए टाइम पीरियड। एक तो टाइम पीरियड ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, इक्वल्स टू 4π² है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r1 लिख लेते हैं बेटा, r1³, ठीक है, अपॉन g मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट बेटा क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, है ना, ES लिख दिया बेटा, उसकी स्केयरिंग इक्वल्स टू क्या लिख दे 4π² और इसको r2 का क्यूब लिख देते हैं डिवाइडेड बाय g मास ऑफ सन। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये बेटा अपने पास सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करूँगा, है ना, दोनों को डिवाइड करूँगा तो बेटा ये अपने पास क्या आएगा, डिवाइड करने पे t मास ऑफ अर्थ अपॉन t अर्थ एंड सन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा बनेगा r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे इनटू में, है ना, इनटू में बेटा मास ऑफ सन ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ अर्थ बेटा नीचे आ जाएगा। अब ये अपने को पता करना है ना, सन और अर्थ का जो मास का जो रेशो है यही तो अपने को पता करना है, अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है द रेशो ऑफ मास ऑफ सन टू द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा इसका रेशो बेटा सन अर्थ की डिस्टेंस और अर्थ मून की डिस्टेंस का रेशो 392 दे रखा है। यानी अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें ना, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे तुम ये जो अर्थ और मून का जो टाइम पीरियड है वो अपने पास है 1/13। ठीक है, और अर्थ और सन का जो है वो है 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बेटा अपने पास है 1/392 का होल क्यूब ना। ऊपर बेटा मून के लिए, नीचे सन और अर्थ के लिए है, तो 392 दे रखा था तो मैंने 1/392 का होल क्यूब लिख दिया। इनटू क्या लिख दूँ, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। तो ये बेटा पता करना है, ये टर्म उधर जाएगी तो बेटा हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो अपने पास बनेगा कि मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 392 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर ना। ये इसका आंसर है बेटा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये 10⁵ में आता है ना, यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो बेटा अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर 3 ना। ये सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर 3 इसका 10⁵ में करेक्ट आंसर आ जाएगा।